तरीके से इम्पैक्ट करेगा कि आपका सब कुछ ले जाएगा, कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। वो आए दिन ऐसी नीतियों पर साइन करते हैं जो रिजर्वेशन विरोधी है, जो आपके SC/ST एक्ट को रिन्यूड करती हैं। हर इंस्टीट्यूशन में सिस्टमैटिक तरीके से आपके बच्चों के ऊपर आरोप लगा के किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके बाहर निकालेंगे। आवाज उठाई तो देखो गई ना बाहर, आप लोगों के दिल में डर पैदा किया जाएगा। जो आप हमें नजरों से देख के खत्म करते हैं ना, उसकी हमारी लड़ाई है। अब क्या बोले, सबने सब कुछ तो बोल ही दिया, लेकिन एक बात पकड़ ली मैंने। अच्छा, मैं कुछ कहूँगी तो क्रिटिसिज्म मत करना, बहुत मिलता है वैसे ही बाहर। हाँ, तो एक बात पकड़ी, लक्ष्मण जी अभी बैठे थे और वो कहकर गए कि हमारी भी कुछ गलतियां हैं, समाज की कुछ कमियां हैं कि हमने महिलाओं को हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं दी, या देर से दी, या बस छू दिया टर्म की महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की भागीदारी, और बस बात कर दी और इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन शायद मैं, जब मेरे को यहाँ पे 3-4 दिन पहले इनविटेशन के लिए बोला कि आप आए, 18-19 को प्रोग्राम है और आप एक दिन चूज़ कर लें या 19 में आप बोले, तो सर, शायद वृद्धि सर पीछे बैठे हैं, तो मैंने उनसे दूसरा सवाल ये किया कि सर आप मुझे बता सकते हैं कि लिस्ट उसमें बोलने वाले कौन कौन हैं? तो कहते नहीं बहुत लोग हैं। मैंने कहा नहीं सर, लिस्ट में महिलाएं बोलने वाली कौन कौन हैं? माफ़ कीजिएगा, गुस्ताखी है, लेकिन मैं भी पिछले ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, तो शायद क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन हमारी अपनी कमियाँ एक परिवार की तरह है, मेरे माता पिताजी की तरह सारे यहाँ पे बैठे हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं महिलाओं को सुनूँ, महिलाएं आए बोले। After all, we are partners in equal share. We will share the stage with you, right? 50% males and 50% females can share this stage. And सीमा जी, thank you, आप आए तो मुझे अच्छा लगा देखकर कि चलो कोई तो है जो मंच पे बैठा है। और उसके साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, आगे 1, 2, 3, 4, 5 जो पीछे बैठी हैं, प्लीज़ एक बारी हाथ खड़ा करें। जो आई हैं अपने घर परिवार, बच्चों को छोड़ के, सास को छोड़ के, ससुर को छोड़ के, माँ बाप को, हाथ खड़ा कर दीजिए। एंड आई विल अपलॉड फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बिकॉज एज अ वुमेन आई नो वी फेस अ लॉट। हम बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं, बट मुझे बहुत खुशी है कि हम, उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, अगली बारी जब हम ऐसा कोई भी कार्यक्रम करें तो हम कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलें, और चाहे स्टेज हो चाहे मंच हो, दोनों को बराबरी से सुने। थैंक यू। एंड तीसरी चीज़, मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगी, मैं वहाँ से शुरू करूँगी, निजीकरण। हम बात करते हैं निजीकरण की, सब ने बोला निजीकरण, किसी ने मन से अभी कहा कि निजीकरण जो है वो इनडायरेक्ट खत्म करना है जॉब्स को और रिजर्वेशन को। इनडायरेक्ट? डू यू स्टिल थिंक इट्स इनडायरेक्ट? अब अगर हम अभी भी सोच रहे हैं इनडायरेक्ट, तो कोरोना वायरस के बारे में किसने सुना है? सबने सुना है ना। मैं भाषण नहीं दे रही, मैं बात कर रही हूँ, मैं डिस्कशन कर रही हूँ। कोरोना, मेरी बातें जो है, जो मेरे पे बीती है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अपना दुख नहीं, सबका ही दुख बड़ा है, और ये समाज का दुख है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस ने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना ऊंच देखा, ना नीच देखा, सबको इफेक्ट किया। कोरोना वायरस आया लाया पता नहीं, चाइना से आया, इंडिया से आया, वी डोंट नो, हिस्ट्री क्या है पीछे, लेकिन कोरोना वायरस ने सबको इफेक्ट किया और सबको लेकर गया। लेकिन प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण इज अ वायरस। हम समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये वायरस बहुत अच्छे तरीके से धीरे 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 इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि खुल के हमारी आंखों के सामने, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, जो कि 2014 के बाद से और ताकतवर हो गया। ये वायरस और ताकतवर हो गया, और ये वायरस स्पेशली पर्टिकुलरली एक जात, एक धर्म या विशेष जाति धर्म के लोगों के लिए लाया जा रहा है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, क्योंकि ये वायरस आपको इस तरीके से इम्पैक्ट करेगा कि आपका सब कुछ ले जाएगा। ये वायरस ऑलरेडी इम्पैक्ट कर चुका है। पूंजीवाद, अभी हम बार बार बात करते हैं किसान आंदोलन की, कि किसान आंदोलन ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। 30 साल में सबसे बड़ा आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन जन आंदोलन था। किसान आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी थी, पुरुषों की भी थी, दलित, आदिवासी, वंचित समाज के सब लोग वहां बैठे थे, बिकॉज वी टॉक अबाउट एजुकेशन, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, एंड आई थिंक वो लोग इस चीज को समझ गए। हम नहीं समझे, वो लोग इस चीज को समझ गए। क्यों? बिल पढ़े, एजुकेशन से
बिल पढ़े, समझे और उनको लगा कि अब हमें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं छोड़ेगा, वो ऑर्गेनाइज हुए, उन्होंने एजिटेट किया। उनके 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। हमने बहुत वहाँ भूमिका निभाई थी, हम वहाँ दिन रात बैठे रहे क्योंकि हम समझ गए थे कि जो लोग ये समझते हैं अभी भी घर में बैठे, मेरा क्या, बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, मेरे घर का थोड़ी कुछ हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है, रेलवे का है, मेरे घर का थोड़ी कुछ जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन का निजीकरण हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है। तो ये चीज हम समझ तब पाएंगे कि जब किसान आंदोलन में हर कोई ये समझ गया। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा जमीनें तो जिम्मेदारों के पास है, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन ये चीज जो निजीकरण है ये सबको इंपैक्ट कर रहा है क्योंकि किसान आंदोलन में जो गरीब लोग थे, जो वंचित लोग थे, जब डिस्कशन होता था तो वो ये कहते थे कि आज आलू है ना 20 रुपए किलो हम ले रहे हैं, जब उसी आलू पे एक स्टिकर लग जाएगा ना वो कब 200 रुपए किलो हो जाएगा, 300 रुपए किलो हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो आप बताएं, जो सुबह कुआं खोदता है, शाम को पानी पीता है, जो इंसान 100 रुपए कमा के लाता है, वो क्या आलू खाएगा? वो तो आलू से भी जाएगा, रोटी से भी जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा तो वो भी इस्तेमाल, वो अपनी उस बच्चे के इलाज के लिए भी पैसा नहीं जोड़ पाएगा। और निजीकरण की व्यवस्था जो चल रही है, मैं युवा हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, मैं जो पास से रियलिटी को देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे जातिगत जनगणना की, कास्ट सेंसस की, अभी भी आई फील कि 2011 के बाद से हमें जरूरत है। ठीक है, कागजी पत्थर में जरूरत है, संसद में आवाज उठाने की जरूरत है, उठाएं, लेकिन हम क्या करेंगे अगर हम सड़कों पे नहीं आएंगे, जन से लाभ नहीं लाएंगे, आपसी एक डिस्कोर्स पैदा नहीं करेंगे? तो आपको लगता है इज इट पॉसिबल? इट्स क्लियर दैट वी आर 90%। इट्स क्लियर दैट, मान लीजिए ये जन सलाह पूरा देश है, 130 करोड़ आबादी, और ये 10% वो लोग बैठे और पीछे 90% लोग बैठे। ये 90% लोग जिनको वोट का अधिकार है, ये 90% लोग जो आधे से ज्यादा देश बनाते हैं, ये 90% लोगों ने क्या गलती करी? ये 90% लोगों ने वन वोट वन वैल्यू की जो पावर है, ताकत है, उसको ना समझा और वो वन वोट वन वैल्यू किसी एक ऐसे 10% लोगों के हाथ में दे दिया जिनके हाथ में आपने कलम की ताकत दे दी, कलम दे दिया। बहुत दुख के साथ मुझे आज यहाँ खड़े होकर एड्रेस करना पड़ रहा है। इस चीज को समझिए, जिनके हाथ में 10% जो लोग हैं जिनके हाथ में कलम की ताकत है, वो आए दिन ऐसी नीतियों पे साइन करते हैं जो रिजर्वेशन विरोधी है, जो आपके SC/ST एक्ट को डिल्यूट करती हैं, जो सिस्टम के अंदर बैठ के उसी कलम का सहारा लेके आपके काबिल बच्चों को, किसी के कोई मजदूर का बच्चा है, कोई मैनुअल स्कैवेंजर का बच्चा है, वो माँ बाप मेहनत से आके वहां पे आते हैं और उनके बच्चे पढ़ते हैं और वो इंटरव्यू के अंदर 1 मिनट के अंदर आपके बच्चे को NSF घोषित कर देते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। रिजर्वेशन में आपकी सीटों पे नॉट फाउंड सूटेबल करके वो और लोग बैठ के आपकी सीटों पे पढ़ा रहे हैं। क्या हम अभी जागेंगे कि नहीं जागेंगे? आप इंटरव्यू में नंबर ला रहे हैं 100/100 में से 90, रिटन एग्जाम में, और आपके बच्चों को इंटरव्यू में नंबर दिए जा रहे हैं 1-2। वो सिलेक्शन कमेटीज जो बाय डिफॉल्ट गलत है, जो खुद ही सिलेक्शन कमेटीज जो वहां बनकर बैठी हैं कि हमसे बड़ा गुणी कोई नहीं है, वो खुद में विफल हैं, खुद में निकम्मी सिलेक्शन कमेटीज हैं, उनके अंदर खुद का ज्ञान नहीं है, बिकॉज दे ऑल कम फ्रॉम, उनके कोई ना कोई जो गॉडफादर होते हैं वो इंटरव्यू या सिलेक्शन कमेटीज में बैठे होते हैं, उनका सिलेक्शन उस तरीके से होता है। हम लोग मेहनत करके जाते हैं, हम लोग मेहनत करके बैठते हैं, लेकिन हम इस अधिकार को कब समझेंगे, इस ताकत को कब समझेंगे? क्योंकि आप लोग, आई थिंक आज जनरेशनल गैप यहाँ पे है, यहाँ पे मंच पे आई थिंक 70-80 साल के लोग भी बैठे हैं मुझे लग रहा है, और कोई 20 साल के भी बच्चे आई थिंक 10-12 साल के होंगे, एक जनरेशन गैप दिख रहा है। वी आर इन 21st सेंचुरी एंड वी स्टिल आर स्ट्रेटेजाइजिंग, अब क्या करें, कब करें, बहुजन भाईचारा कब बढ़ेगा? अभी भी अगर if we think that there is a time that we still need to think कि okay we'll do tomorrow, या मेरे घर नहीं, आग तो उसके घर लगी है, I'm sorry, we are mistaken, सब कुछ चला जाएगा हाथ से और कुछ नहीं बचेगा। और गुंडागर्दी से, तानाशाही से आपके बच्चों का शोषण ऐसे ही होता जाएगा। आपके बच्चों का सबसे बुरा हाल हायर इंस्टीट्यूशंस में है। हायर एजुकेशन प्राप्त करने का कौन है यहाँ पे हाथ खड़ा करो अगर इस रियलिटी को नहीं मानते, क्योंकि मैंने PhD थीसिस उस पर लिखी है। हायर इंस्टीट्यूशन में सिस्टमैटिक तरीके से आपके बच्चों के ऊपर आरोप लगा के किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके बाहर निकालेंगे। किनको बाहर निकालेंगे? खतरा किनसे है? खतरा उनसे नहीं है जो पत्तल चाटते हैं या दरी उठाते हैं संघ के कार्यालय में, जिनका नाम झंडे वाला से लिख के आता है। खतरा उनसे है जो शिक्षित होते हैं, जो कलम उठाते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो लोगों को संगठित करने की, एजुकेट और ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं। क्योंकि आपको
किसी तरीके से इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आप पे झूठे इल्जामात लगा के सिस्टम से बाहर किया जाएगा। आपको एक लैंडमार्क, एक एग्जाम्पल के तरीके से सेट किया जाएगा कि देखो आवाज उठाई, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। आवाज उठाई तो देखो गई ना बाहर, आप लोगों के दिल में डर पैदा किया जाएगा। जैसे उनको लगा कि मेरी आवाज बंद कर देंगे, जो मेरे साथ हुआ। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल है या मेरी कहानी थोड़ी बहुत सुनी है तो आप परिपक्व होंगे। बहुत अच्छे तरीके से मुझे दौलत राम कॉलेज से बाहर निकालने की साजिश करी गई, और उस साजिश में जब उनको लगा कि समाज के कुछ लोग आकर प्रोटेस्ट करने लगे मेरे लिए, या उनको लगा कि लड़की डर जाएगी, दब जाएगी, बोलेगी नहीं, तो बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर एग्जाम्पल सेट कर दिया जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शायद हम लोगों की जो पीढ़ियां जो संघर्ष कर रहे हैं, वी आर रिबेल्स, वी विल फाइट अपने समाज के स्वाभिमान के साथ, और आत्मसम्मान जो मेरा है और अपने समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगी। बाबा साहेब की मुझे कुछ दिन पहले डिस्कशन हो रही थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत तेज तेज बोलूंगी, खत्म करूंगी। मद्रास में शायद उनका कोई लेक्चर था जहां पे उन्होंने कहा था कि हमें जॉब में कंसेशन नहीं चाहिए। हमें, आप सोचते हो कि हमें जॉब्स में कंसेशन चाहिए, दैट्स व्हाट वी ओनली वांट। हमारी जो लड़ाई है ना वो आत्मसम्मान की लड़ाई है, या आध्यात्मिक लड़ाई है। वी नीड सम्मान, वी नीड रिस्पेक्ट। जो आप हमें नजरों से देख के खत्म करते हैं ना, उसकी हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है रूलिंग एलीट में आने की। जब तक हम रूलिंग एलीट में नहीं आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप सोचेंगे बराबरी मिलेगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। और जो लोग कुछ चंद चेहरे हमारे रूलिंग एलीट में आए हैं, वो जो सत्ता में बैठे हैं, आई एम सॉरी टू से विद हैवी हार्ट आई नीड टू से कि या तो आप आरएसएस की दरी ढोते हैं, या तो पत्तल चाटते हैं, या तो उनकी आइडियोलॉजीज को वहां लेकर जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं। आपके समाज के बच्चे, रोहित वेमुला गया, रोहित वेमुला ने जाते जाते अपने नोट में ये लिखा था कि आपको कैसे पहचानते हैं लोग, सिर्फ आपके साथ जो आपका बैगेज है, जो आपकी आइडेंटिटी है, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट क्या है। दे विल नॉट सी यू कि यू हैव अ पोटेंशियल, नो मैटर व्हाट यू आर अ मिनिस्टर, नो मैटर व्हाट यू आर आईएएस आईपीएस और यू आर डॉक्टर और इंजीनियर एट अ गुड पोजीशन, बट द बैगेज यू होल्ड, that is what they see, and through that baggage अगर आपके मुंह में आवाज है तो आपका सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टमैटिक तरीके से आपको काटना शुरू कर देते हैं। पायल तड़वी आप लोगों के सामने गई, वो भी इसी सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गई थी। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर रितु, जो कल तक पीएचडी करी थी, पीएचडी करी साइकोलॉजी में, और दलित आइडेंटिटी पे ही काम किया है, साइकोलॉजी में पहला नया काम ऐसा है, और जो मैं अपनी थीसिस में 2019 में लिख चुकी हूँ वो मैं आज फेस कर रही हूँ। शायद ये बाय डिफॉल्ट जो प्रिंसिपल वहां बैठी है, जो खुद इलीगल वहां पोस्ट पे बैठी है, उनको नहीं पता कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग जो 90% इस देश के जो लोग हैं, आप हमें मांस दोगे, हम चमड़ा बना देंगे, चमड़े का जैकेट, जूता सब बना देंगे। हमारे अंदर कला है, और 90% लोगों को आप जाकर देख लीजिए। हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों मेहनत करें, डेटा कलेक्ट करें, सर्वे कीजिए, बोले इन्हें सर्वे कीजिए, 10% लोगों का सर्वे कीजिए, और देखिए वो 10% लोग देश की बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बन के बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेस संसाधन उनके पास है, और 90% लोग जनरेशन टू जनरेशन अभी सिवर में उतरते हैं। बच्चा, बाप, आगे आने वाली जनरेशन भी सिवर में बैठी है। तो व्हाट वी हैव इन आवर हैंड, सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है, जो आई थिंक इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन के अंदर अगर हम सोचें कि बहुजन एकता हो, अपनी महिलाओं को सम्मान दें और हाथ से हाथ मिलाएं, और ऐसी मीटिंग्स खाली सिंबॉलिकली, आई नो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग सारे इस मंच पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं, बात रखने का मौका मिल रहा है। थैंक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कंक्लूड के साथ साथ मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि ये आखिरी ना हो, और मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, पूरे सिस्टम की लड़ाई है। और हमारे किसी बच्चे के साथ अंत में यही कहना चाहूँगी, इंतज़ार ना करें रोहित वेमुला की तरह और पायल तड़वी की तरह कैंडल मार्च करने की और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की। एंड आई एम सेइंग डू नॉट कम फॉर मी एट जंतर मंतर, क्योंकि जब जीते जी कोई आप सबसे कह रहे हैं कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, आओ मेरा साथ दो, समाज लड़ो, तो प्लीज़ कम and stand in solidarity with that person. Do not just symbolically protest for that person. जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।